बात चल रही है नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद का उदय भारत में। भारत में राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ होता है जब हम कॉलोनी के प्रति नफरत का भाव पैदा करने लगते हैं। ये भारत के लोग यह जान जाते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना, एक साथ रहने का क्या फ़ायदा है, और भारत को जो कि भारतीयों के लिए है दोबारा कैसे प्राप्त किया जाए। यही इच्छा रखना ही भारत में राष्ट्रीयता है। पहले विश्व युद्ध ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से विश्व में बहुत सारे बदलाव किए थे। आर्थिक बदलाव भी देखने को हमें मिल रहा था। कर बढ़ते जा रहे थे, अनाज की कीमत बढ़ती जा रही थी, चीज़ों पर किराया ज़्यादा देना पड़ रहा था और सामान्य जन के लिए जीवन बहुत ही कठिन होता जा रहा था। लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक क्रोध की लहर सी चल पड़ी थी। युद्ध के बाद भारत के जो उद्योग हैं उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। लोग को खाने की बहुत समस्या हो रही थी, खाना कम हो जा रहा था। इन्फ्लुएंजा की बीमारी यानी फ्लू की बीमारी विभिन्न तरह से समस्याएं देखने को मिल रहा था। ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में एक नया लीडर उभर कर सामने आता है। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1915 में यह भारत की तरफ वापस लौटता है और 1916 से यह भारत में विभिन्न कार्य करके अपना लोहा मनवा। भारत में आने से पहले महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके पहले भी कार्य कर रखे थे। उनके इन हीरोइक कारनामों को भारत के लोग पहले से ही जान रहे थे। यह खबर 1915 में उनके आने से पहले ही भारत पहुंच चुकी थी। अतः महात्मा गांधी का आना लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण सी बन गई। महात्मा गांधी ने सन 1916 में बिहार में जो नील के खेती करने वाले लोग थे उनके लिए आंदोलन किया। नील आंदोलन के नाम से यह जाना जाता है। चंपारण नाम का क्षेत्र, जहां पर अंग्रेजों से तंग आकर किसानों ने महात्मा गांधी को बुलाना सही समझा। महात्मा गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कर न देने और जमीन किसानों को वापस करने की अपील की, सत्याग्रह किया और कामयाब भी हुए। इसके बाद खेदा अहम सत्याग्रह करते हैं। 1916 चंपारण, जहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किया जा रहा अत्याचार लोगों के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। उनको उन्हीं की ज़मीन पर टैक्स चुकाना पड़ रहा था और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उत्पादन से प्राप्त होता यह अंग्रेज़ों को देना पड़ता, उन प्लांटर्स को देना पड़ता था। महात्मा गांधी ने वहाँ जाकर उनको वहाँ आज़ादी दिलाई। फिर महात्मा गांधी की बात आती है खेदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, 1917 की बात है। यहाँ पर जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें खाने की समस्या हो जाती है, लेकिन जो टैक्स देना पड़ता है वह कई ज़्यादा था। सरकार टैक्स पे टैक्स ली जा रही थी, लेकिन भोजन की समस्या के कारण लोग टैक्स देने में असमर्थ हो रहे थे। सत्याग्रह का इस्तेमाल करके महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। फिर बात करते हैं 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के कपड़े मिल में वहाँ के वर्कर्स के लिए सत्याग्रह करते हैं और उन्हें भी वहाँ पर अधिकार दिलाते हैं। सन 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया जाता है। यह ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भारत में विरोध के बावजूद पारित कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है बच्चों? भारत के कोई भी क्रांतिकारी बिना किसी ट्रायल के यानी बिना मुकदमेबाजी के 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। इसका विरोध करने के लिए लोग सड़क पर उतर आए थे। महात्मा गांधी जी ने भी इसका विरोध अपने तरीके से यानी सत्याग्रह के द्वारा करने का फैसला लिया था। 6 अप्रैल को 1919 6 अप्रैल सन 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। भारत के कई जगहों पर हड़ताल करी गई और यह पहली बार थी
कि पूरे भारत भर में हड़ताल किया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। 10 अप्रैल पुलिस फायर कर देती है कुछ विरोधियों के ऊपर जो कि विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट के तहत भारत के कुछ लालों का अंग्रेज़ों द्वारा बिना मुकदमा के जेल में 2 वर्ष के लिए डाल देने के लिए। इसका कैसा शुरुआत होता है? देखिए बेटा, 13 अप्रैल को बैसाखी थी। 10 अप्रैल से ही सब वहाँ इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाते हैं अमृतसर के जलियांवाले बाग में, जहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे थे और वह बैसाखी के पर्व के साथ ही विरोध का कार्य भी साथ साथ किए जा रहे थे। बढ़ते हुए भीड़ को देखकर अंग्रेजी प्रशासन ने जनरल डायर को यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा। अब जनरल डायर ने सिचुएशन को जब अपने हाथ से बाहर जाते हुए देखा, लोगों की भीड़ को बहुत ज़्यादा प्राप्त किया, तो उसने ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिससे कई सारे निहत्थे, छोटे बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, युवा घायल होते हैं, बहुतों की मृत्यु हो जाती है, कुछ कुएं में गिर के मर जाते हैं। दीवारों पर भी आज भी आप चाहते हो तो वहाँ गोलियों के निशान देखने को मिल जाते हैं। मार्शल लॉ का इस्तेमाल करते हुए जनरल डायर ने वहाँ पर निहत्थों पर गोलियाँ चलवाई। बहुत सारे लोग मारे गए। इस खून खराबा को देखकर भारत में दुख का माहौल सा छा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और कई दिग्गजों ने अपने टाइटल्स वापस करना प्रारंभ कर दिया। महात्मा गांधी ने इसी के साथ सत्याग्रह को वापस कर दिया। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे थे जिसे भारत को एक जनमत के आधार पर देखा जा सके। भारत में मुख्यतः 2 समूह रहा करते हैं, एक हिंदू समूह, एक मुस्लिम समूह। महात्मा गांधी चाह रहे थे कि भारत के आज़ादी के संग्राम को देशव्यापी बनाने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इनके लिए महात्मा गांधी ने ओटोमन एम्पायर, जो कि बेटा विश्व युद्ध में हार जाता है, तुर्की का ओटोमन एम्पायर, और जहाँ पर यह एक अफवाह फैला दी जाती है कि जो खलीफा है, खलीफाओं से ज़बरदस्ती एक संधि करा दी जा रही है कि वह अब धर्म का प्रचार प्रसार करना बंद कर देंगे। तो इस अफवाह के कारण भारत में मौजूद जो मुस्लिम तबके के लोग थे, उन लोगों ने चालू कर दिया कि यह विचार प्रारंभ कर दिया कि जो ब्रिटिश का तुर्किस्तान में जो नीतियां चल रही हैं, उस नीतियों पर थोड़ी बंदिश लगाई जा सके। और इसके लिए उन्होंने भारत में खिलाफत मूवमेंट प्रारंभ करने की ठान ली। महाराष्ट्र के मुंबई में 2 भाई शौकत अली और मोहम्मद अली हुए। इन दोनों ने महाराष्ट्र में, मुंबई में प्रारंभ किया बेटा खिलाफत मूवमेंट को। अब खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने बड़ी चतुराई के साथ अपनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के हिस्सा बना लिया। अब महात्मा गांधी की ये इच्छा पूरी किस प्रकार से होती है, जरा इसके तरफ हम ध्यान देते हैं। खिलाफत कमेटी का निर्माण किया गया, जिसके लीडर हुए मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी। मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर लोगों के इकट्ठा करने का काम प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने इसको एक अवसर की तरह देखा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ हो जाएंगे। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने कलकत्ता के सेशन में सितंबर सन 1920 में कि सत्याग्रह और खिलाफत इशू को कैसे एक साथ जोड़ के देखा जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कुछ सीमाएं बना के रखी, कुछ स्ट्रेटजीज बना के रखे, जिस पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था इस मूवमेंट को कामयाब करने के लिए। पहली बात कि यह टाइटल्स त्यागने के साथ प्रारंभ होगा, ऑनर्स और ऑनररी पदों को त्यागने के साथ प्रारंभ होगा। दूसरी बात कि हम बाइकआउट करेंगे सिविल सर्विसेज का,
हम आर्मी छोड़ देंगे, हम पुलिस छोड़ देंगे, हम ब्रिटिश कोर्ट्स छोड़ देंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब पर जाना बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी सामान का हम त्याग कर देंगे। अब ब्रिटिश गुड्स वेयर द रिप्लेस्ड बाय डोमेस्टिक गुड्स, और जो बेटा अंग्रेजी चीज़ें थी उसके जगह पे अब भारतीय चीज़ों का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो जा रहा था। स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की बात चल रही थी। और जो अंग्रेज़ों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यदि अंग्रेज सत्याग्रह को दबाने की कोशिश करे, तब अगली बात क्या थी, बहुत सारे डिबेट्स पूरे होने के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एडॉप्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा नागपुर सीजन में सन दिसंबर 1920 में। महात्मा गांधी के अध्यक्षता में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पूरे ही जोर शोर के साथ भारत में चलने लगी। 1921 को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का आगाज हो जाता है, यह प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ भारत में तमाम जगहों पर लोगों ने, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। सरकारी स्कूल, याद रखिएगा उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन के विद्यालय जाना बंद कर दिए। लॉयर्स ने ब्रिटिश शासन के कोर्ट जाना बंद कर दिया। लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़नी प्रारंभ कर दी। इससे अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। उनका आर्थिक कंडीशन जो था बहुत ही बुरे तरीके से चरमरा गया था। लेकिन हम ही यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत लंबे समय तक मजबूत नहीं रह पाता है। इसके कई कारण थे। सबसे पहला कारण कि हमारे पास कोई बैकअप नहीं था। बच्चे यदि सरकारी स्कूल ना जाए तो कहाँ जाए। भारत में कोई ऐसा संस्था नहीं था जहाँ पे शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी। लोग नौकरी कहाँ करेंगे, अतः लोग नौकरियों पर वापस आने लगे। बच्चे विद्यालय जाने लगे। लॉयर्स दोबारा कोर्ट ज्वाइन करने लगे। पुलिस का काम, आर्मी का काम दोबारा प्रारंभ हो गया। और ये जो नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह है वो धीरे 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 फीका पड़ने लगा। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अलग अलग तबकों के लिए, समाज के अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग अर्थ रखा करता था। इन सब के बारे में हम विस्तार से अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ बगल में एक छोटा सा बेल का घंटी होगा, उसे बजाना न भूलें। थैंक यू, कल मिलते हैं।